नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कार्यक्रम ये है नारी शक्तिमय। मैं हूं सृष्टिका, हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक मोटिवेटिंग स्टोरी, एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए। दर्शकों, कहते हैं कि जब इच्छा होती है तो बुलंदियों को छूना आसान हो जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए इन बुलंदियों को छूना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राहें लंबी हो जाती हैं जब भी बात आती है ऐसे प्रोफेशन की जो कि जहां पर पुरुषों का वर्चस्व हो। जी हाँ दर्शकों, आर्मी का कुछ ऐसा ही महकमा है दर्शकों। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि महिलाओं ने कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां पर उन्होंने अपनी जगह ना बनाई हो। और कहते भी तो हैं कि जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही था आज की हमारी मेहमान, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं। दर्शकों, उनकी कहानी ऐसी है कि परिवार में उनके कोई भी आर्मी में नहीं था, लेकिन जो उनका बचपन था वो कैंट एरिया के इर्द गिर्द बीता। उन्होंने जो बचपन अपना बिताया वो कैंट एरिया के नज़दीक रहते हुए बिताया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन में था आर्मी में जाना। और उनके पिताजी की भी बहुत दिली इच्छा थी कि उनके परिवार से कोई ना कोई आर्मी ज्वाइन करे। तो बस उनकी पिताजी की चाह ही उनकी राह बन गई। जी हाँ दर्शकों, तो जो आज की हमारी मेहमान है, जो आर्मी ऑफिसर है, उनसे आपको हम मिलवाएंगे। लेकिन दर्शकों, एक बात और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि ये हम सभी ने सुना है और ये इस बात को हम सभी समझ सकते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियां होती हैं, जो उनकी वाइफ होती हैं, जो ऐसी महिलाएं होती हैं, उनका जीवन का सफ़र आसान नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब वही महिला उसी इतने कठिन प्रोफेशन को अपना ले तो सोचिए ज़रा चैलेंजेस कितने बढ़ जाएंगे। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ आर्मी ऑफिसर, कितने सारे चैलेंजेस आते होंगे। तो आज हम इन सभी चैलेंजेस को, उनके जीवन के सफ़र को करीब से जानेंगे। मैम, कॉर्डियल वेलकम इन आवर शो। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि आपके पिताजी की इच्छा थी कि फैमिली में से कोई आर्मी ज्वाइन करे, तो आपने अपने पिताजी की इच्छा को अपना सपना बना लिया। तो मैम, जब ये सपना पूरा हुआ, यानी जब आपने पहली बार वर्दी पहनी होगी, अपने आप को वर्दी में देखा होगा, तो मैं कैसी भावनाएं थी, कैसा मन में तब क्या चल रहा था? मतलब वो कभी सोचा नहीं था ऐसा कि ऐसे मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। बट जैसा कि आपने बताया कि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि घर में से एक बच्चा आर्मी में होना चाहिए। तो उसी ड्रीम को फुलफिल करते हुए मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद, कॉलेज के बाद एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा। एंड मेरा एसएसबी भी भोपाल से ही था। तो एसएसबी की हमारी जो ट्रेनिंग होती है बहुत कड़ी होती है, और वो भी चेन्नई की गर्मी में। एंड मतलब उसमें तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी गर्मी और कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता होगा उस वक्त। तो वो वाला सफ़र काफ़ी ही चैलेंजिंग था। एंड 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब आप उस दिन का, जिसका कि आपको इंतज़ार होता है, द डी डे, इन आर्मी हम उसे बोलते हैं डी डे, द डी डे जब आया कि मैंने वो वर्दी पहनी एंड मेरे फादर मेरे सामने थे, तो मतलब दैट वाज द बेस्ट डे यू कैन से, कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते या जिसे आप बयान नहीं कर सकते। वो फीलिंग थी, बहुत गर्व की फीलिंग थी। एंड बेस्ट पार्ट वाज कि उस फीलिंग को शेयर करने के लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे घर से सारा परिवार मेरे साथ था। बिल्कुल, जैसे कि जिन शब्दों के माध्यम से आपने बताया, तो मैं भी महसूस कर पा रही हूँ कि वो स्मृति कितनी सुहानी, और वो जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं आपने संजोली, कहीं ना कहीं दिल के कोने में, मन में वो बस गई होगी और जीवन भर आपको हमेशा याद रहेगी। क्योंकि मैम, जो हमारा कार्यक्रम है नारी शक्ति, मैम ये जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग स्टोरीज तो लेकर आते ही हैं, और साथ ही साथ उन तमाम फीमेल्स जो हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक करियर ऑप्शन की तरह भी हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जान पाए, समझ पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता, मन में होता है। क्योंकि देखिए, हर कोई देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो कई बार लोगों का जो भी फीमेल्स हैं, या जो भी कहें विमेंस हैं, लड़कियां हैं, कई बार अपना करियर बनाना चाहती हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन उनके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इस बात पर भी प्रकाश डालें कि वो कैसे आर्मी, अगर जो भी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कैसे इसको एज अ करियर ऑप्शन ले सकता है, और किस
रास्ते से, कौन से एग्जाम्स के थ्रू वो पहुंच सकता है? जैसे कि अभी तो एनडीए स्टार्ट हो गया, तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर क्लास 12th आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंड अगर आप स्कूलिंग के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो देन उसके लिए आपको सीडीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन के बाद ईदर थ्रू नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और थ्रू टेक्निकल बैकग्राउंड आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी बेस्ट पार्ट ये है कि परमानेंट कमीशन हो गया है, तो दैट इज़ कि जो मिनिमम आपकी सर्विस रहती है दैट इज़ आपको 20 साल तक के लिए करना पड़ता है, एंड दैट इज़ पेंशनेबल। क्योंकि हमारे टाइम पे वो पेंशनेबल नहीं था, हमारे टाइम पे वो 14 साल तक का हम मैक्सिमम टेन्योर सर्व कर सकते थे, बट अभी वो बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि बच्चों को, जो भी लड़कियां जा रही है, स्टेबिलिटी बहुत है कि 20 साल के लिए आपका रहना खाना पीना सब आर्मी की जिम्मेदारी है। तो उसमें जैसे हम सिविल में रहते तो हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आर्मी में रहते हुए आपको कभी ये फील नहीं होगा। मतलब जो भी आप चाहते हैं, सोचते हैं, सारी सहूलियतें आपके पास रहती हैं। तो एक वो बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है। एंड आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर ग्रेजुएशन, जब आपको फील करे, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एनडीए आफ्टर स्कूलिंग एंड सीडीएस आफ्टर, यानी 12th के बाद चाहें तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद चाहें तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन का ही ऑप्शन था, लेकिन अभी फिर आज की डेट में परमानेंट कमीशन कर दिया गया। जी, तो आप मुझे इसमें इन दोनों में फर्क बताइए ताकि लोग अच्छे से समझ सके। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो था वो था पहले 5 साल एंड फिर 4 साल, दैट वाज मैक्सिमम ऑफ 14 ईयर्स आप आर्मी में रह सकते थे। तो जिसमें कि आपको जो बॉन्ड भरवाते थे इनिशियली, दैट वाज फॉर 5 ईयर्स, उसको आप एक्सटेंड करके इन केस यू वांट टू कंटिन्यू तो यू कैन फिल इट फॉर अनदर 5 ईयर्स एंड देन फॉर अनदर 4 ईयर्स। जी मैम, आपने जिस एग्जाम को दिया था वो था एसएसबी। दैट इज नॉट एग्जाम, दैट इज एन इंटरव्यू। दैट इज एन इंटरव्यू। हमारे टाइम पे एग्जाम नहीं था, शॉर्ट सर्विस के टाइम पे एग्जाम नहीं था। तो डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर मेरिट दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। आपको अप्लाई करना है एंड बेस्ड ऑन योर मेरिट आपका इंटरव्यू कॉल आता है। दैट कैन कम ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी, जहाँ जहाँ एसएसबी के सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी इज बेसिकली सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं पे भी आपका नंबर वहाँ पे लग सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट आप वहाँ जाते हैं। वो 4-5 दिन का आपका प्रोसीजर रहता है, जिसमें रिटन एग्जाम होता है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, देयर आर मेनी ग्राउंड टेस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू। उन सबको करते हुए देन द फाइनल मेरिट कम्स ऑन दी 3rd-4th डे। उस मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो देन यू स्टे पुट फॉर दी मेडिकल्स। अगर उस मेरिट में आपका नाम नहीं आता देन यू हैव टू गो बैक। जी मैम, जब ज्वाइनिंग होती है तब किस पद पे होते हैं, और आज आप प्रमोट होकर आप मेजर के पद पर आ गई हैं, तो जो स्टार्टिंग थी मैम वो कहाँ से थी? जो स्टार्टिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन टेक्निकल जो ज्वाइन करते हैं वो एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं। बट जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो जो मैंने ज्वाइन किया तो मुझे जो डायरेक्ट रैंक मिला दैट इज 1 अप कैप्टन। तो कैप्टन टू लेफ्टिनेंट, देन यू गो टू कैप्टन, देन यू गो टू मेजर, देन यू गो टू लेफ्टिनेंट कर्नल, एंड एज पर द टाइम स्केल यू कीप प्रमोशन। ओके तो मैम, ये तो बात हो गई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने शादी के पहले ही आर्मी ज्वाइन कर लिया था, तो मैम कैसा था कि आर्मी, देखिए बहुत सीन अलग हो जाते हैं जब आपकी शादी के बाद आप आर्मी ज्वाइन करते हैं। कई लोग की बहुत जल्दी अर्ली एज में शादी हो जाती है, तो बहुत अलग अलग ये सीन है कि शादी के बाद आर्मी ज्वाइन करना या फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद शादी करना। तो मैम कुछ डिफिकल्टीज आई या फिर बहुत आसान था? नहीं, सफर बहुत ही आसान रहा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपके हस्बैंड भी आर्मी में, वो भी आर्मी तो सफर कभी भी ऐसा मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज मेरा था कि पहले जॉब में वंस यू आर स्टेबल देन तभी शादी करनी है मुझे। ऑल द फैमिली की साइड से थोड़ा था कि एज 28 हो गई थी, तो फैमिली साइड से थोड़ा था प्रेशर कि हाँ नहीं यू शुड गेट मैरिड, बट कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ अभी के अभी। तो इट वॉज वेरी स्मूथ एंड आई मेट माई हस्बैंड व्हेन आई वॉज पोस्टेड इन अहमदाबाद। तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई, वहीं पे हमने एक दूसरे को जाना, एंड जब लगा कि हाँ तालमेल सही है तो फिर हमारी शादी। मैम कई बार लोगों की इच्छा होती है कि आपने जो भी करियर में किया ठीक है, आप कर रहे थे अच्छा है, लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं जो आ जाती है बात की करियर को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। कई लोग एक इच्छा रखते हैं कि जॉब छोड़ दीजिए, पूरा फैमिली सेंट्रिक हो जाइए। तो मैम क्या ऐसा कुछ पल आपको सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा पल मुझे कभी भी सामना नहीं करना पड़ा, बिकॉज जो मेरी मदर इन लॉ है शी इज ऑल्सो वर्किंग, तो एक वो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा।
जैसे मेरे इन लॉज हैं, आज भी मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ आए हैं स्टूडियो में, एंड माई मदर इन लॉ इज ऑल्सो अ न्यूज़ रीडर इन द DD न्यूज़। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, एंड एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्लेक्सिबिलिटी थी हम लोगों में। तो कभी भी उस साइड से मुझे प्रेशर नहीं आया कि आपको घर ही देखना है, बाहर या अपना जॉब करियर प्रोफाइल नहीं देखना है। तो वो चीज़ नहीं रही, तो आप मेंटली फ्री होते हैं, तो देन यू प्रोग्रेस। सो दैट वाज अ बिगेस्ट सपोर्ट आई विल से, कि जो इन लॉ साइड से रहा, मेरी फैमिली साइड से रहा, हस्बैंड साइड से रहा। बिकॉज हस्बैंड ने भी कभी ये नहीं कहा कि बच्चे और घर ही तुम्हारा है, यू कांट गो आउट एंड लुक आफ्टर योर करियर। तो कभी वो चीज़ मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। एवरीबडी वॉज क्वाइट सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। जी बिल्कुल। मैम देखिए, परिवार में जैसे कि आपकी बातों से समझ में आ रहा है, आपके लॉज भी हैं, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे भी हैं। यू आर ब्लेस्ड विद 2 चाइल्ड्स, राइट? एक आपका बेटा है और आपकी बेटी, जो कि आज हमारे साथ दर्शकों स्टूडियो में है। आपको चलिए उनसे भी मिलवा ही देते हैं। पलाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बेटा। नमस्कार। और आपको मैं बताना चाहूँगी दर्शकों की पलाक्षी भरतनाट्यम डांसर भी हैं, और साथ में उन्होंने नेशनल लेवल पर, पलाक्षी क्या किया हुआ है आपने? स्केटिंग। स्केटिंग, जी हाँ। तो वो स्केटिंग चैंपियन भी हैं, उन्होंने नेशनल लेवल पे वो स्केटिंग भी करती हैं। पलाक्षी, आप भरतनाट्यम डांसर है, और हम देख भी सकते हैं कि जिस पोशाक में आप बैठी हैं, तो क्यों ना सबसे पहले एक झलक देख ली जाए आपके डांस की। तो चलिए दर्शकों, आपको पलाक्षी जी के भरतनाट्यम परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं। मोदकं सदा विमुक्तिदायकं कलाधरामतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामिदं विनायकं मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिदायकं कलाधरामतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामिदं विनायकम्। पलाक्षी, दैट वाज अमेजिंग। आपके जो एक्सप्रेशंस थे, सो नाइस। आपने कहाँ से, अगर मैं पूछना चाहूँगी, ये जो ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर मैं देखूँ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, राइट? अभी बहुत ज़्यादा आप बड़ी नहीं हुई है। कितना समय हो गया है आपको भरतनाट्यम सीखते हुए? अभी 4 साल। 4 साल में आपके जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो मुद्राएं हैं, वो इतनी सुंदर है। मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकती हूँ कि जब आप 10 साल और आगे, यहाँ तक कि आप जब उसमें पढ़ाई भी कर लेंगे, तो आप क्या लेवल हासिल करेंगे, इसका अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। पलाक्षी, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली हुई है? मैंने तेलंगाना, हैदराबाद। और मेरी गुरु का नाम है NVN मिस समाता राव जी। हैदराबाद से। मैम, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि जो आर्मी बैकग्राउंड से लोग होते हैं, वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा भारत ही घूम लेते हैं। तो कितना मुश्किल होता होगा कि ये इतनी ट्रांसफरेबल जॉब के साथ बच्चों की पढ़ाई को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, शिफ्टिंग करना। तो मैम कैसी, क्योंकि बच्चे जब एक बार स्कूल में आ जाते हैं, बार बार उनके हम एडमिशन्स, स्कूल चेंज करना, बच्चों का भी एक माहौल चेंज होता है, तो बड़े बड़े एडजस्टमेंट होते हैं। तो मैम क्या अनुभव रहा है ये ट्रांसफर्स के साथ आपका? तकलीफ है, बट मैं बोलूँगी एक्सपोजर भी है, कि बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है कि आपको पूरा भारत घूमने का मौका मिल रहा है, एंड दे आर फेसिंग द डिफ़िकल्टीज जो हम एक जगह रहते हुए नहीं फेस करते। दे आर मेकिंग द फ्रेंड्स, हर स्कूल में नए दोस्त बना रहे हैं। सो उससे क्या है कि एडजस्टमेंट, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक उनकी विजन, सब में बदलाव आता है। सो चैलेंजिंग है, बट स्टिल वी आर एक्सेप्टिंग इट विद ओपन हार्ट। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि कठिनाइयों से ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है कि कठिनाइयों से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आप चाहें तो परेशानी भी कर सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, और आप चाहें तो उन कठिनाइयों से सीख भी सकते हैं। जैसे कि मैम ने कहा कि भले ये चेंजेस होते हैं, भले ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। तो आइए पलाक्षी से जानते हैं। पलाक्षी, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, स्कूल चेंज होते हैं, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, तो डिफ़िकल्टी होती है, या फिर कैसे डील करते हैं ऐसे सिचुएशन में, या मज़ा आता है? कभी कभी जब हम लोगों को पोस्टिंग अच्छी लगती है तो हम लोग
4 साल और रह लेते हैं। तो अभी हम लोग हैदराबाद में, तो मुझे अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आएगी। तो कभी कभी मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि नहीं, मुझे दूसरी जगह नहीं जाना है, बट तब भी जाना तो पड़ता है। तो अच्छा लगता है, न्यू दोस्तों से मिल गए, बट तब भी पुराने दोस्तों की याद आती है। लेकिन नए लोगों से भी मिलना अच्छा लगता है। मैम, जैसे कि पलाक्षी से जाना, हैदराबाद से उसने भरतनाट्यम की अपनी ट्रेनिंग ली है, तो मतलब आप पहले वहाँ पर थे, लेकिन फिलहाल वहाँ पर नहीं है, तो अभी आप कहाँ पोस्टेड है? हम जो इन्होंने भरतनाट्यम सीखा वो हैदराबाद से ही सीखा, हम पोस्टेड हैदराबाद में ही है, बट हम कोर्स के लिए मऊ आए हुए हैं। हमारा 2 महीने का कोर्स है मऊ में, तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम हैदराबाद वापस जाएंगे। जी, अब मैम, क्योंकि पलाक्षी से भी हम बात कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं बीइंग अ मदर। काफ़ी सारे देखिए जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं जो अपने काम पर जाती हैं, वो एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो काफ़ी कंफर्ट हो जाता है। लेकिन जो आप लोगों की पोस्टिंग होती है वो कई बार ऐसे इलाकों में होती हैं जो अनुकूल नहीं होते हैं, जहाँ पर जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैम, ऐसी सिचुएशंस जब भी आप कहीं ऐसी जगह पोस्टेड होते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखना है, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभानी है, कई बार फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, तो ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं तो देखिए कई बार जब अगर एक बात करी जाए, जब भी महिला, ये हर कामकाजी महिला के मन में गिल्ट होता है अपने बच्चे को छोड़कर काम पर जाने का, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एक वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं करता है। तो मैम, कैसा लगता है जब आप बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा रो रहा है, तो वो पल, उस पल में क्या मन में चल रहा होता है, कैसे सामंजस्य बिठालते हैं? मतलब एक एज तक मुझे लगता है बच्चे इस चीज़ को फील करते हैं, बट आफ्टर सर्टेन एज दे ऑल्सो एडजस्ट विद यू। मुझे याद है जब पलाक्षी पैदा हुई थी तो इनिशियल 1.5 ईयर वॉज क्वाइट चैलेंजिंग, बिकॉज उसी वक्त मुझे एक्सरसाइज पे भी जाना था, उसी वक्त काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर बढ़ गई थी, तो मुझे भी लग रहा था कि कैसे सब मैनेज कर पाऊंगी। बट वही है कि एज एंड व्हेन यू टेक थिंग्स ईजिली द वे दे आर कमिंग, एंड जैसा कि आपने कहा कि अगर आप परेशानी को परेशानी ना समझो तो जीत है उसके आगे। जी, यानी कि कई बार आपका रवैया भी, हाँ एग्जैक्टली, रवैया पे बहुत आपका डिपेंड करता है। बिल्कुल, आपका रवैया निर्धारित करता है कि जो रास्ते पे आप चल रहे हैं वो कैसा होने वाला है ना। मैम, बात करते हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग जिक्र किया था आपने, तो मैम ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अगर हम आर्मी ट्रेनिंग्स की बात करें तो देखिए, एक अगर महिला की जो एनाटॉमी देखी जाए, बनावट देखी जाए, तो वो फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितना मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होती है। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद मैंने देखा है, जो पुलिस की ट्रेनिंग की बात करें या फिर हम आर्मी की ट्रेनिंग की बात करें, तो इन ट्रेनिंग के बाद भी जो महिला है वो एकदम लोहे की तरह एकदम फौलादी बन जाती है। तो उस ट्रेनिंग के अनुभवों को मैं चाहूँगी आप साझा करें हमारे साथ। ये ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, जितनी फिजिकली टफ है उतनी मेंटली टफ है, बिकॉज वो आपको ऐसे ट्रेन करते कि आप लाइफ में किसी भी चैलेंज, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। रादर मैं ये बोलूँगी कि फिजिकल से ज़्यादा इट इज़ मेंटल, बिकॉज जो हमारा स्केड्यूल रहता है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है, और 4 बजे से शुरू होके वो रात के 10, 11, 12, 1 कभी भी ख़त्म होगा, ये डिपेंड करेगा हमारे जिन्होंने ट्रेनिंग निर्धारित करी है। हम ये नहीं बोल सकते कि 4 बजे शुरू होके 2 बजे ख़त्म, अब हम फ्री। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप थ्रू आउट द डे आप ऑक्यूपाइड हैं, थ्रू आउट द डे आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जहां आपको लगता है कि आप फ्री होके बैठे, उसी वक्त कुछ ऐसा आता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, जिसे सोच के आपको लगता है अरे यार अब क्यों। सो वो चीज़ें ऐसी उन्होंने प्लान की हुई हैं कि जिससे कि आपको फिजिकली तो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, बट मेंटली ऑल्सो, कि मतलब आप टोटली थ्रू आउट द डे यू आर ऑक्यूपाइड। आपको कभी भी ये नहीं मौका मिलता कि आप लेट के बात कर सके किसी से या कुछ अपना हॉबी में जा सके, वो आपको टाइम ही नहीं मिलता। थ्रू आउट द डे यू आर ऑन योर टोज, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, माइंड आपका कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई है। जो ट्रेनिंग इटसेल्फ है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। जैसे कि आपने आजकल तो बहुत मूवीज़ बन चुकी हैं, एंड मीडिया भी अच्छे से कवर करता है इन चीज़ों को। तो ट्रेनिंग इटसेल्फ बहुत टफ है। आपकी सुबह पीटी, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, देन थ्रू आउट द डे आपका ड्रिल, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो हमको फेस करनी पड़ती है। बट वही है कि इट इज़ ऑल इन योर माइंड। अगर मेंटली आपने सोच लिया, समझ लिया और उसकी उतनी शक्ति आपने हासिल कर ली तो फिर कुछ मुश्किल नहीं। मैम, जो बातें आपने बताई उससे मुझे मतलब देखा जाए तो आपका कोई स्केड्यूल का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, आप बिजी हैं, कोई भी निर्धारित समय नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि नाइट में जैसे आफ्टर डिनर इट इज़ जनरली लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ मीन्स कि एवरीबडी हैज़ टू ऑफ द लाइट एट वन टाइम एंड ऑफ टू बेड आफ्टर दैट।
और उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही आप बेड पे जाते हैं तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो दे विल प्लान समथिंग कि आज सबका कैबिन कवर्ड होगा. कैबिन कवर्ड मीन्स कि यू हैव टू कीप ऑल योर क्लोथ्स नीट एंड प्रॉपर्ली द वे इट इज सपोज टू बी ले आउट. देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर दैट. तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपके सारे कपड़े लेड आउट होंगे. तो दे विल कम, वो आएंगे रात को, सारी चीजें उठा के आपकी सब पूरे के पूरे 60 कैडेट्स, 80 कैडेट्स, 100 कैडेट्स, सबके कपड़े सब चीजें उठा के बाहर फेंक देंगे. मैम यहाँ पलाक्षी से मैं पूछना चाहूंगी कि बेटा आपकी मम्मा का इतना हैक्टिक स्केड्यूल रहता है, कई बार आपको लगता होगा कि मुझे टाइम चाहिए मम्मा से लेकिन नहीं मिल पाता है, तो कंप्लेंट्स रहती है या फिर आप प्राउड फील कर दो कि माय मदर इज सर्विंग फॉर इंडिया? कभी कभी जब बहुत काम हो जाता है तो लगता है कि मम्मा क्यों नहीं है मेरे पास, या कभी मैं ठीक नहीं होती हूँ, या कभी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं. नहीं तो वैसे जब मम्मा काम करती है तो लगता है अच्छा है कि मेरी मम्मी काम कर रही है इंडिया के लिए. बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात जैसे ही मन में आती होगी सारी कंप्लेंट्स वहीं के वहीं खत्म हो जाती होगी. बेटा जो भरतनाट्यम था ये कहीं आपको ही इंटरेस्ट था या फिर आपकी मम्मा ने या फिर किसी ने आपको बोला या फिर आप ही चाहती थी कि ये आपकी हॉबी थी? क्योंकि मम्मा ने अभी हॉबी की बात करी थी, मैं इसके बाद आपकी मम्मा के पास ही आने वाली कि उनकी क्या हॉबीज रही थी, पर उसके पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ. ये भरतनाट्यम की हॉबी मम्मी की थी. मीन्स मुझे भी करना था बट ज़्यादा मम्मी की थी. तो जब हम लोग हैदराबाद आए तो मम्मा ढूंढ रही थी कि भरतनाट्यम की टीचर कोई मिलेगी. मम्मा ने ढूंढा और आपको ट्रेनिंग में डाला. मैम जैसे कि पलाक्षी ने बताया कि कहीं ना कहीं ये आपका मन था, तो आप हॉबीज के लिए ये आपकी हॉबी थी, शायद वक्त आपको नहीं मिला. तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हम अपने बच्चों के माध्यम से पूरी करने की, देखने की कोशिश करते हैं. और मैम इसके अलावा आपकी जैसे भरतनाट्यम तो उसको भी एक लंबा समय चाहिए. इसके अलावा भी आपकी कई हॉबीज होंगी जिन्हें आप समय दे पाती हैं क्या? समय निकल जाता है. जैसे रीडिंग मुझे अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है. तो जब भी मौका मिलता है उस हिसाब से मैं अपनी हॉबी परस्यू कर लेती हूँ. यानी वक्त के अनुसार भी अपनी हॉबियों की जगह बना लेते हैं. बिल्कुल मैम, यहाँ पर क्योंकि देखिए बहुत सारी महिलाएं हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो हमारे पास नहीं बचा है, तो मैं चाहूँगी अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए, वो तमाम महिलाएं जो ये कार्यक्रम देख रही हैं उनके लिए कुछ मैसेज देकर जाएं. मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं और हर कार्य करने में सक्षम है. सो इसी जज्बे के साथ आप सब आगे बढ़िए एंड देन स्काई इज़ द लिमिट. उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप क्या नहीं पा सकते. और अंत में मैं यही पंक्तियाँ कहना चाहूँगी. कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, तू नारी है, तू नारी है. कितनी अच्छी पंक्तियाँ मैम आपने कही, बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपने ये एक मैसेज हमारी तमाम महिलाओं के लिए देने की कोशिश करी. बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए. पलाक्षी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो. दर्शकों, समय और हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आपके साथ बने रहने के लिए. अभी आपसे मैं अनुमति लूँगी, लेकिन ये कहते हुए औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग ही करके जाऊंगी, चाह नहीं एक और नाम की, इसी नाम को महान बनाऊंगी, नारी हूं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी. इन पंक्तियों के साथ आप सभी से अनुमति लूंगी. नमस्कार.